नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर जिस विषय को देखने जा रहे हैं वो विषय है भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास के तहत जिस श्रृंखला को हम देखने जा रहे हैं वो श्रृंखला है प्राचीन भारतीय श्रृंखला। और इस प्राचीन भारतीय श्रृंखला के तहत आज हम देखने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके लिए आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अजंता, कुतुब मीनार, ताजमहल या खजुराहो। तो ये चारों जो हैं भारतीय ऐतिहासिक स्थल हैं। उनमें पहला नाम क्या है? अजंता, कुतुब मीनार दूसरा नाम, तीसरा नाम ताजमहल और चौथा नाम खजुराहो। तो अगर हम बात करें इन सभी में प्रश्न क्या पूछा गया है प्राचीन की, कि इन चारों में सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, तो आप देखेंगे कि इन चारों में जो सबसे प्राचीन स्थल हमें दिखाई देता है वो कौन सा है? अजंता। तो ध्यान में रखेंगे कि इन चारों प्रश्न ऑप्शंस में जो सबसे प्राचीन स्थल दिखाई देता है वो आपके सामने कौन सा है? अजंता। अजंता जो है वो एक विश्व धरोहर स्थल है वर्तमान में, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये कहाँ पर है? तो वर्तमान में इसकी लोकेशन हमें दिखाई देती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। तो महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला है वहाँ पर आपको अजंता की गुफाएं दिखाई देती हैं और इन गुफाओं में आपको चित्रकारी का विशेष जो प्रभाव है दिखाई देता है। तो ये जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं, वो अपनी चित्रकारी के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। और ये जो गुफाएं हैं इनका निर्माण जो है प्राचीन काल में ऐसा माना जाता है कि ईसा पूर्व पहली या दूसरी शताब्दी के आसपास से शुरू होकर के ईसी में दूसरी तीसरी शताब्दी तक चलता रहा। तो लगभग 400-500 सालों तक इन गुफाओं का लगातार निर्माण होता रहा और इन गुफाओं में चित्रकारियों का भी निर्माण होता रहा। तो ध्यान रखेंगे कि ये किसी एक कालखंड में नहीं बनी है, अलग अलग कालखंडों में बनी हैं गुफाएं और इनमें बनी हुई चित्रकारियाँ भी अलग अलग कालखंडों से जुड़ी हुई हैं। वहीं अगर बात करें तो इसी अजंता के पास में एक और प्रसिद्ध मंदिर समूह है, वो है एलोरा। तो ये दोनों एक ही जिले में हैं और अजंता और एलोरा वो दोनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं। तो ये सबसे प्राचीन स्थल दिखाई देता है इन चारों ऑप्शंस में। वहीं अगर जैसे इसमें सेकंड ऑप्शन की बात करें कुतुब मीनार, तो ये आपको पता होगा कि ये सल्तनत काल की संरचना है। किस काल में बनी है ये संरचना? तो सल्तनत काल में। तो वहीं अगर बात करें ताजमहल की, तो ताजमहल जो बना है वो किस काल की बनी हुई संरचना है? मुगल काल की। अगर बात करें खजुराहो की, तो खजुराहो जो है वो राजपूत काल में चंदेल वंशी शासकों के द्वारा बना है। तो आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पर? बिहार में, पाकिस्तान में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में? तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है प्राचीन काल का एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है और ये भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है अपने समय का ऐतिहासिक, यानी कि इसकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा थी कि दुनिया भर के छात्र यहाँ पर पढ़ने आया करते थे। अब प्रश्न ये पूछा गया है कि ये तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्राचीन नाम था कामरूप, वस्ता, गौड़ या वल्लभी? तो यहाँ पर पूछा गया किसके बारे में? बंगाल के बारे में, कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या दिखाई देता है हमें इतिहास में। तो बंगाल का जो प्राचीन नाम हमें इतिहास में दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है? गौड़। ध्यान रखेंगे, बंगाल का प्राचीन नाम इतिहास में हमें क्या दिखाई देता है? गौड़ क्षेत्र से। इसे बंगाल क्षेत्र को गौड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया? 1245 एडी, 700 एडी, 875 एडी या 1025 एडी? तो ध्यान में रखेंगे कि जो कोणार्क के जो मंदिर समूह हैं जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित हैं, ये जो मंदिर समूह हैं ये 13वीं शताब्दी के मंदिर समूह हैं। तो 13वीं शताब्दी के मंदिर समूह का होने का मतलब है कि इनका निर्माण 1245 के आसपास ही किया गया होगा। तो ध्यान रखेंगे कोणार्क मंदिर जो है ये 1245 एडी के आसपास निर्मित हुआ होगा। इसके बाद आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर स्थित है उड़ीसा में, केरल में, महाराष्ट्र में या बिहार में? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि कोणार्क मंदिर कहाँ है, तो ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में इसकी लोकेशन हमें दिखाई देती है। इसके बाद आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन ठीक है या सही है? ए ऑप्शन दिया हुआ है, कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर गंगवंशी शासक नरसिंह देव वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया। बी ऑप्शन है, कश्मीर मुगल साम्राज्य का अंग कभी नहीं हुआ। सी ऑप्शन है, कर्नाटक प्रदेश में वाडियार राजवंश टीपू सुल्तान द्वारा अपदस्थ किया गया। और डी ऑप्शन है, बंगाल के सेन राजवंश ने अपनी राजधानी पुरुलिया से शासन किया।
तो अगर हम बात करें इन चारों ऑप्शन की, तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है कि कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर गंगवंशी शासक नरसिंह देव वर्मन या नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, तो ये ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। ध्यान रखेंगे कि इन चारों ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है वही सही है। बाकी जैसे कश्मीर मुगल साम्राज्य का अंग कभी नहीं रहा, तो ये बात गलत है, ये रहा है। कर्नाटक प्रदेश में वाडियार राजवंश को सुल्तान द्वारा अपदस्थ किया गया, ये कथन भी गलत है, ध्यान रखेंगे, ये भी सही नहीं है। बंगाल के सेन राजवंश ने अपनी राजधानी पुरुलिया से शासन किया, ये भी गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो यही है, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? क्या पूछा गया है? तो एक प्राचीन विश्वविद्यालय के बारे में पूछा गया है और पूछा यह गया है कि इन चारों में से वो कौन सी जगह है जहाँ पर एक प्राचीन विश्वविद्यालय होने के प्रमाण मिले हैं? नालंदा में, उज्जैन में, वाराणसी में या विक्रमशिला में? तो वैसे तो ध्यान रखेंगे कि इस ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया गया है वहाँ पर सभी जगह ये सभी शिक्षा वगैरह के केंद्र रहे हैं अपने अपने समय में, लेकिन इनमें दो ऑप्शन जो है जैसे विक्रमशिला और एक नालंदा, ये दोनों ही प्राचीन काल के क्या रहे हैं, एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालयीन स्थल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि कौन सबसे पुरातन है इनमें, तो इनमें सबसे पुरातन है कौन? नालंदा। ध्यान रखेंगे नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो एक प्राचीन है इन सभी विश्वविद्यालयों में, तो इसका सही जवाब क्या होगा? नालंदा विश्वविद्यालय। इसके अलावा नालंदा, अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना महान कार्य था, यानी कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसकी वर्तमान लोकेशन कहाँ दिखाई देती है, तो वर्तमान लोकेशन इसको दिखाई देती है आपको बिहार राज्य में। तो ध्यान रखेंगे कहाँ पर है ये वर्तमान में, तो बिहार राज्य में है, नालंदा में ही स्थित है। और किसने इसकी स्थापना की थी? प्रश्न ये है कि कौन सा व्यक्ति, इन चारों में से वो कौन सा व्यक्ति है जो इस विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य या स्थापना कार्य से जुड़ा हुआ है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आता रहता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है प्राचीन काल का एक ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है, और ये जो विश्वविद्यालय है इसके निर्माण या स्थापत्य से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो व्यक्ति आपको दिखाई देता है गुप्त वंश का शासक कुमार गुप्त। तो ध्यान रखेंगे कि गुप्त वंशी शासक कुमार गुप्त को इसके स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कुमार गुप्त। ध्यान रखेंगे कौन? कुमार गुप्त। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो बात किसकी की गई है? बोध गया की। कहाँ है बोध गया? तो बिहार में है, आपको पता होना चाहिए कहाँ है लोकेशन, तो बिहार में। और किसकी बात पूछी गई, क्या पूछा गया है? तो महाबोधि मंदिर। तो बिहार का जो बोध गया है वहाँ पर जो महाबोधि मंदिर है उसे इनमें से किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो बोध गया के बारे में जान लीजिए। बोध गया वह स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसलिए उसका नाम क्या है? बोध गया। वहीं अगर बात की गई है, बात करें अगर इस प्रश्न की कि इस मंदिर को, यहाँ पर जो मंदिर दिखाई देता है उसे किस शासक ने बनवाया था, तो उसे बनवाने वाला जो शासक है वो है अशोक। लेकिन यहाँ पर आप ये बात भी ध्यान रखेंगे कि जो ये अशोक के द्वारा निर्मित मंदिर था ये बाद में ध्वस्त हो जाता है और वर्तमान जो संरचना है मंदिर की वो बाद में बनाई जाती है। लेकिन प्रश्न का सही जवाब होगा अशोक। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें जो चौथा ऑप्शन है क्या? अशोक। तो अशोक ही इस मंदिर का निर्माण करता है। कौन से मंदिर का? महाबोधि मंदिर। कहाँ पर स्थित है? तो बोध गया में। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा किला किस राज्य में है या किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो प्रश्न क्या किया गया है? तो प्रश्न किया गया है गोलकुंडा किला के बारे में, कहाँ पर स्थित है? तो 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। इस प्रश्न के अनुसार जो ऑप्शन दिए गए हैं उस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन जो आंध्र प्रदेश है इसका सही उत्तर होगा। लेकिन वर्तमान में ये आंध्र प्रदेश जो है ये तेलंगाना, यहाँ पर हमको ध्यान रखना होगा कि आंध्र प्रदेश में कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में। तो ध्यान रखेंगे कि ये गोलकुंडा कहाँ दिखाई देता है? हैदराबाद में, और ये हैदराबाद की वर्तमान लोकेशन तेलंगाना राज्य में। तो प्रश्न जिस समय का है उस समय के अनुसार से इस प्रश्न का उत्तर आंध्र प्रदेश होगा, लेकिन वर्तमान में आप ध्यान रखेंगे कि तेलंगाना राज्य में आ गया है क्या? हैदराबाद। तो गोलकुंडा किला इसकी लोकेशन वर्तमान में है कहाँ? फिर हैदराबाद में, और ये हैदराबाद वर्तमान में किस राज्य में आ रहा है? तो किसमें? तेलंगाना में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बेल्लूर और हलेबीड या हेलेबीड में निर्माण किए गए मंदिर के हैं कौन से शताब्दी के? तो ये प्रश्न पूछा गया है 12वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी या 3री शताब्दी। तो पूछा गया है क्या? बेलूर और
हेलबिड हलेबीड में निर्माण किए गए मंदिर। तो ये बेलूर और हलेबीड कहाँ पर हैं और किस साम्राज्य या किस वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए हैं, सबसे पहले तो हमें वो जान लेना चाहिए। ये दोनों जगह जो हैं वो हैं कहाँ पर, कर्नाटक राज्य में। और ये जो दोनों मंदिर समूह दिखाई देते हैं, इन दोनों मंदिर समूहों को, बेलूर और हलेबीड में जो मंदिर समूह हैं, इन मंदिर समूहों का निर्माण करता आपको होयसल राजवंश दिखाई देता है। कौन सा राजवंश? तो होयसल वंश के शासकों द्वारा। कौन से वंश के शासकों द्वारा? तो होयसल वंश के शासकों द्वारा इन दोनों मंदिरों का निर्माण किया गया, मंदिर समूहों का। और ये जो वंश था इसका शासनकाल 11वीं शताब्दी के आसपास दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या? 12वीं शताब्दी। ध्यान रखेंगे कब के हैं ये मंदिर? तो ये मंदिर जो हैं 12वीं शताब्दी के हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकारी भारतीय इतिहास के निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल, मौर्य काल, बुद्ध काल या गुप्त काल? तो बात की गई है किसकी? अजंता चित्रकारी की। तो ध्यान रखेंगे जो अजंता चित्रकारी है उसके बारे में मैंने पहले भी बताया है आपको इस वीडियो में कि ये जो चित्रकारी है ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो चित्रकारी की गई है और इन गुफाओं का जो निर्माण किया गया है वो ईसा के 200 वर्ष पूर्व और ईसा के 200-300 साल इधर ईस्वी में। तो कुल मिला के 400-500 साल का ये पूरा कालखंड दिखाई देता है किसमें? अजंता की चित्रकारी में। लेकिन यहाँ पर बात की गई है 4 ऑप्शन की। तो अगर बात करें कि इनमें से कौन सा वंश है जिसके समय में भी यहाँ पर चित्रकारी के कार्य होते हुए दिखाई देते हैं, तो वो वंश है कौन सा? गुप्त काल। तो गुप्त काल भी जो है ऐसा माना जाता है कि कुछ गुप्त शासकों के द्वारा भी यहाँ पर चित्रकारी या कुछ अन्य कार्य करवाए गए थे। तो इस प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर क्या होगा? गुप्त काल। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में बनी मूर्तियां क्या दर्शाती हैं? ऑप्शन ए, विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव, भगवान बुद्ध या व उनका जीवन वृत्त, भगवान महावीर या उपयुक्त सभी। तो प्रश्न किसके बारे में किया गया? अजंता की गुफाओं में और वहाँ पर बनी हुई मूर्तियों के बारे में। तो वो मूर्तियाँ जो हैं वहाँ पर जो चित्रकारी है वहाँ पर मूर्तियों भी कुछ दिखाई देंगी, साथ ही साथ मुख्य रूप से वहाँ पर चित्रकारी दिखाई देती है। बहुत सारी गुफाएँ नष्ट हो चुकी हैं, आप सभी को पता होगा इसके बारे में या तो पता होना चाहिए। और कुछ ही गुफाएँ वहाँ पर शेष बची हैं, लगभग 6-7 ऐसी गुफाएँ जो हैं वो शेष बची हैं, उन्हीं में आपको चित्रकारी और बाकी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया कि वहाँ पर जो चित्रकारी और मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो क्या दर्शाती हैं या इनमें से किससे जुड़ी हुई हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भगवान बुद्ध व उनका जीवन वृत्त। ध्यान रखेंगे कि अजंता की गुफाओं में भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई अनेक घटनाओं को दिखाया गया है चित्रों के माध्यम से। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं का वर्णन दिखाई देता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? कलात्मक चित्रकारी, गुफाओं, नक्काशी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या होगा? कलात्मक चित्रकारी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बीजापुर का गोल गुंबद मकबरा किससे संबंधित है? आदिल शाह प्रथम से, मोहम्मद आदिल शाह से, ताज शाह से या इनमें से कोई नहीं। तो बीजापुर क्या गोल गुंबद का इसकी बात की गई है? बीजापुर का जो गोल गुंबद है वो इनमें से किन शासकों से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। ध्यान रखेंगे बीजापुर का जो गोल गुंबद है वो किससे संबंधित है? तो मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? चोल, पांड, विजयनगर या चेर। तो बात किसकी की गई है? हम्पी की बात की गई है। सबसे पहले तो जान लीजिए हम्पी है कहाँ पर, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक क्षेत्र है, ऐतिहासिक राजवंश यहाँ पर रहे हैं। तो हम्पी की जो वर्तमान लोकेशन दिखाई देती है हमें वो कहाँ पर है? ये है वर्तमान कर्नाटक राज्य में। हम्पी कहाँ है? तो हम्पी की जो लोकेशन हमें दिखाई देती है वर्तमान कर्नाटक राज्य में हमको इसकी लोकेशन दिखाई देती है। और प्रश्न पूछा गया कि किस साम्राज्य का अवशेष है यहाँ पर हम्पी में? तो हम्पी में अवशेष आपको दिखाई देंगे विजयनगर साम्राज्य के। कौन से वंश के या कौन से साम्राज्य के? तो विजयनगर। तो ऑप्शन के हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष यहाँ पर हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो मैंने अभी बताया ही आपको किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी किस जिले में स्थित है? तो प्रश्न पूछा गया किसके बारे में? हम्पी के बारे में। अब यहाँ पर पूछा गया कि वो कौन सा जिला है जहाँ पर इसके अवशेष मिले हुए हैं, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर या विजयनगर। तो ध्यान रखेंगे वर्तमान में इसका आंसर क्या है? विजयनगर। पहले ये जो जिला था, ये हम्पी जो था बेल्लारी के आसपास लोकेशन दिखाई देता है, लेकिन वर्तमान में अब ये नहीं रह गया है, एक नया जिला ही बना दिया गया है। कौन सा जिला? विजयनगर जिला। और ये विजयनगर जिला जो है इसी में आपको क्या दिखाई देता है? अब हम्पी। तो प्रश्न अगर आया कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य के किस जिले में हम्पी की लोकेशन दिखाई देती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वो उत्तर होगा विजयनगर जिला। याद रखेंगे आप। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? पांड, बेलूर, होयसल, द्वार समुद्र, यादव, देवगिरी या काकतीय, वारंगल।
तो ये जो 4 वंश दिए हुए हैं और उनका एक तरह से राजधानी या क्षेत्र दिया हुआ है। तो इनमें से जैसे अगर हम बात करें पहले की पांड की, तो उनकी राजधानी बेलूरिया थी कि नहीं, तो ये प्रश्न ये जो है ये गलत है। ध्यान रखेंगे पांड जो है वो मदुरै से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? मदुरै। उनका जो राजधानी क्षेत्र या उनका मुख्य जो शहर था वो था मदुरै। इसके अलावा होयसल जो है उनका द्वार समुद्र है, सही है। यादव जो है उनका जो राजधानी या क्षेत्र दिखाई देता है देवगिरी। काकतियों का जो मुख्य क्षेत्र या शहर या राजधानी दिखाई देता है वो वारंगल। तो ये तीनों ही सही हैं, बी सी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। यहाँ पे जो गलत है वो है ए ऑप्शन। और प्रश्न में यही पूछा गया कौन सुमिलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पांड सही सुमिलित नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंकोर वाट कहाँ स्थित है? सबसे पहले तो अंकोर वाट को देख लेते हैं। अंकोर वाट है क्या और कहाँ है ये? तो अंकोर वाट एक ऐतिहासिक स्थल है और ये जो स्थल है ये एक तरह से देखा जाए तो ये वर्तमान में भारत में नहीं है। आप सभी को पता होगा, वो मैं बताऊंगा ऑप्शन में देख करके आप भी बता सकते हैं। इसके पहले ये जान लेते हैं कि अंकोर वाट जो है वो है क्या। तो ये एक बहुत बड़ा विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक और विश्व धरोहर माना जाता है, ये है भी ये। और ये जो है ये हिंदू धर्म से जुड़े हुए देवी देवताओं का एक धार्मिक स्थल है। तो ध्यान रखेंगे अंकोर वाट क्या है? हिंदू धर्म के देवी देवताओं का यहाँ पर आपको मंदिर दिखाई देगा। तो एक तरह से ये ध्यान रखें आप कि हिंदू मंदिरों का एक धार्मिक समूह है ये अंकोर वाट। प्रश्न में ये पूछा गया कि है कहाँ पर? तो ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है वियतनाम, दूसरा ऑप्शन तिब्बत, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा ऑप्शन कंबोडिया। तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि जो अंकोर वाट का विश्व प्रसिद्ध या विश्व धरोहर स्थल है वो कहाँ पर है? कंबोडिया में है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंकोर वाट की लोकेशन कंबोडिया में दिखाई देती है और यहाँ पर हिंदुओं के से संबंधित अधिकांश हिंदू जो देवी देवता हैं उनके मंदिर दिखाई देते हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सभी से जुड़े हुए अनेक मंदिर वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं? मतलब ये जो 4 जगह हैं ये चारों जगहों में से वो कौन सी जगह है जहां पर आपको लगभग 100 गुफाओं के होने का प्रमाण मिलता है? तो पहला ऑप्शन है अजंता, दूसरा ऑप्शन एलोरा, तीसरा कन्हेरी, चौथा खजुराहो। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही उत्तर है वो ऑप्शन उत्तर है कन्हेरी। ध्यान रखेंगे कन्हेरी वो जगह है जो कि महाराष्ट्र में, ध्यान रखेंगे कहाँ है ये? तो महाराष्ट्र में स्थित है कन्हेरी। और यहाँ पर ऐसा देखने को मिला है कि 100 से अधिक गुफाएं हैं जिनमें से अधिकांश जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। तो कन्हेरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, जहाँ पर लगभग 100 गुफाएं दिखाई देती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने या राजवंशियों ने? तो यहाँ पर पूछा गया किसके बारे में? तो दिलवाड़ा के बारे में। दिलवाड़ा कहाँ पर है? तो और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे दिलवाड़ा और ये कौन से मंदिर हैं यहाँ पर? तो जैन मंदिर। सबसे पहले तो यही दोनों बातें याद रखें, दिलवाड़ा में क्या है? तो जैन मंदिर हैं। और ये किस जिले में है, किस राज्य में है? तो ध्यान रखेंगे इनकी लोकेशन आपको दिखाई देती है राजस्थान में। और राजस्थान में कौन सा जिला है? तो ध्यान रखेंगे सिरोही जिला। कौन सा जिला? तो इनकी वर्तमान लोकेशन राजस्थान के सिरोही जिले में दिखाई देती है। और यहाँ पे जो मंदिर हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं और विश्व विख्यात जैन मंदिर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि इन मंदिरों का या इस मंदिर समूह का निर्माणकर्ता कौन सा राजवंश है? तो चोल, चंदेल, चालुक्य या राजवंशी? तो याद रखना चाहिए आपको कि इस मंदिर समूह का निर्माणकर्ता कौन है? चालुक्य। कौन से वंश के लोगों ने बनवाया है इन मंदिरों को? तो ऐसा माना जाता है कि चालुक्य वंशी शासक इस मंदिर के निर्माण से जुड़े हुए हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विख्यात दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? राजस्थान। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? बीजापुर, हैदराबाद, मैसूर या चेन्नई? तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है कहाँ पर है? गोलकुंडा हैदराबाद में है। गोलकुंडा की लोकेशन कहाँ दिखाई देती है? हैदराबाद में। और हैदराबाद कहाँ है वर्तमान में? तो ये है आपके तेलंगाना राज्य में। तो गोलकुंडा तेलंगाना राज्य के हैदराबाद जिले में स्थित दिखाई देता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गुलबर्गा इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा राज्य है जिनमें गुलबर्गा आपको स्थित दिखाई देता है? तो गुलबर्गा की जो लोकेशन आपको दिखाई देगी ये वर्तमान आंध्र प्रदेश में दिखाई देती है। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ईसा की 3री सदी से जबकि हूणों के आक्रमणों ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस पर निर्भर रहते थे? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखेंगे कि जब 3री शताब्दी के आसपास हूणों ने, किन लोगों ने? तो मध्य एशिया की बर्बर जनजाति जो हूण थी उन्होंने भारत पर आक्रमण
किया, विश्व में भी आक्रमण किया, कई जगहों पर आक्रमण किया। तो होड़ों के आक्रमणों ने रोमन साम्राज्य, किसकी बात की गई तो रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, साथ ही जिसके चलते भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस पर निर्भर रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि होड़ जो है वो मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति मानी जाती है और इस जनजाति ने दुनिया भर में आक्रमण किया, दुनिया भर में लूटपाट की है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। और ये भारत भी आए थे। भारत में जिस राजवंश के शासनकाल में आए थे वो राजवंश था आपका गुप्त राजवंश। तो गुप्त वंश या गुप्त राजवंश के शासनकाल में होड़ों ने भारत पर भी आक्रमण किया था और ऐसा इतिहास में प्रमाण मिलता है कि गुप्तवंशी शासक स्कंदगुप्त का इनसे आमना सामना हुआ था और स्कंदगुप्त ने इन्हें पराजित भी किया था। लेकिन ये होड़ जो हैं बहुत ही बर्बर थे और ये जहाँ भी जाते थे लोगों की बड़ी मात्रा में हत्या करते थे, उनको मार डालते थे। तो इनके बारे में ये प्रमाण मिलता है, देखने को मिलता है कि इन्होंने रोमन साम्राज्य तक को भी हिला डाला था और रोमन साम्राज्य को भी समाप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनकी दिखाई देती है, होड़ों की। लेकिन जब इन होड़ों के चलते रोमन साम्राज्य समाप्त हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, उसके चलते भारतीय व्यापार को बहुत नुकसान होता है, भारतीय व्यापारियों का बहुत बड़ा नुकसान होता है इसके चलते। और प्रश्न यही पूछा गया है कि जब होड़ों के आक्रमण के चलते रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है तो उसके बाद जो भारतीय व्यापारी हैं वो किस क्षेत्र के साथ या किन लोगों के साथ अपने व्यापार को बढ़ाते हैं, क्योंकि रोमनों का तो पतन हो गया और भारत के व्यापार का या भारत के निर्यात का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो था, बहुत बड़ा हिस्सा जो था भारत के निर्यात का, वो रोमन साम्राज्य या रोमन एम्पायर को जाता था। रोमन एम्पायर के पतन के बाद किसके साथ इन लोगों ने यानी भारतीय व्यापारियों ने अपना व्यापार शुरू किया, प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है। तो 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं कौन कौन सा। अफ्रीकी व्यापार, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार, दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार या मध्य पूर्वी व्यापार। तो इनमें से, इन चारों जगहों में से, इन चारों भौतिक क्षेत्रों में से वो कौन सा भौतिक क्षेत्र था जिनके साथ भारतीय व्यापारियों ने रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात अपने व्यापार को बढ़ावा दिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारतीय व्यापारियों ने रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अपने व्यापार को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ावा दिया। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या है, दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तिरुपति मंदिर अवस्थित है कहाँ पर, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या केरल में। तो ध्यान रखेंगे किसके बारे में बात की गई है, तिरुपति मंदिर की बात की गई है। तो तिरुपति मंदिर जो है ये हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और यहाँ पर भगवान विष्णु के एक रूप की पूजा की जाती है जिन्हें बालाजी के नाम से जाना जाता है। तो तिरुपति जो कि मंदिर समूह है, यहाँ पर भगवान विष्णु के ही एक अवतार की पूजा की जाती है और वर्तमान में इसकी लोकेशन जो हमें दिखाई देती है वो एक दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में दिखाई देती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। तिरुपति मंदिर कहाँ है, आंध्र प्रदेश। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किसके शासन काल में बनवाए गए थे, चोल, पल्लव, चंदेल या कुषाण। तो बात किसकी की गई है, खजुराहो के मंदिरों की या खजुराहो मंदिर समूह की। तो जो खजुराहो के जो मंदिर समूह हैं ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर समूह हैं और ये एक ऐतिहासिक स्थल भी हैं, साथ ही साथ ये विश्व धरोहर की श्रेणी में भी शामिल हैं। तो ध्यान रखेंगे खजुराहो जो है वो वर्तमान में विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल हैं और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इनकी लोकेशन कहाँ दिखाई देती है। तो इनकी लोकेशन वर्तमान मध्य प्रदेश में दिखाई देती है। कहाँ पर है ये, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में किस जिले में, तो ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश का जो छतरपुर जिला है उसी छतरपुर जिले में आपको खजुराहो के मंदिर दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि ये जो मंदिर हैं किसके शासनकाल में बने थे या किस वंश के शासनकाल में बने थे। तो ये जो मंदिर समूह हैं यहाँ पर ध्यान रखेंगे वो चंदेल वंशी शासकों के शासनकाल में बने थे। कौन से वंश के शासनकाल में, तो चंदेल वंशी शासकों के शासनकाल में ये मंदिर बने थे। कौन सा वंश, तो चंदेल वंश, आप ध्यान रखेंगे। और ये जो चंदेल वंशी शासक हैं इन्होंने यहाँ पर अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया और ये जो मंदिर समूह हैं यहाँ पर आपको हिंदू मंदिर और साथ ही साथ जैन मंदिर, हिंदू व जैन मंदिरों का निर्माण यहाँ पर हुआ है। तो हिंदू मंदिर भी दिखाई देंगे और जैन मंदिर भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। वहीं अगर बात करें कि यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है कौन सा, तो वो उससे भी कभी कभी प्रश्न आता है। वो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है कंदारिया महादेव का मंदिर। कौन सा मंदिर, तो ध्यान रखेंगे कंदारिया महादेव का मंदिर यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है, तो याद रखेंगे भगवान शिव को समर्पित है। तो ये यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, चंदेल। ये आप सब ध्यान रखेंगे, ये सारी बातें भी आप साथ ही साथ याद रखने की कोशिश करेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराने हैं, 2000, 1000, 1200 या 1500। तो आपको ध्यान रखना होगा
कि जो खजुराहो है ये पहले तो मैंने अभी बताया है कि ये कहाँ पर हैं। तो खजुराहो जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश में दिखाई देता है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो छतरपुर जिला है वहाँ पर ये स्थित हैं। और इन मंदिर समूहों का निर्माण करता कौन सा वंश है? तो चंदेल वंश है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो चंदेल वंश था कितने साल पुराना था। अब बात कर लेते हैं कि कितने साल पुराना था। तो चंदेल वंश जो है एक राजपूत कालीन वंश दिखाई देता है। राजपूत काल जो है लगभग आज से 1000 वर्ष पहले दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व कौन सा वंश था? चंदेल वंश, और उसने ही लगभग 1000 वर्ष पूर्व खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध हिंदू धर्म, इन दोनों धर्मों के मंदिर दिखाई देते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या छत्तीसगढ़? तो सही उत्तर क्या है? मध्य प्रदेश। इसके बाद आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चार मीनार स्थित है हैदराबाद में, अहमदनगर में, अहमदाबाद में या फतेहपुर सीकरी में? तो चार मीनार ध्यान रखेंगे किसके बारे में पूछा गया है? चार मीनार के बारे में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, चार मीनार की जो लोकेशन है वो हैदराबाद में है। हैदराबाद कहाँ है? तो मैंने बताया आपको जैसा कि तेलंगाना। तो तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है क्या? चार मीनार। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चार मीनार को किस शासक ने बनवाया था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, कुली कुतुब शाह या औरंगजेब? तो ध्यान रखेंगे ये जो हैदराबाद में स्थित चार मीनार है उसका निर्माण करता हमें दिखाई देता है कुली कुतुब शाह। कौन है इसका निर्माण करता? तो इस चार मीनार का या इस मीनार का निर्माण करता कौन है? कुली कुतुब शाह। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाबलेश्वर अवस्थित है गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या? महाराष्ट्र। ध्यान रखेंगे किसके बारे में प्रश्न किया गया है? तो महाबलेश्वर के बारे में प्रश्न किया गया है। तो महाबलेश्वर जो है उसकी जो वर्तमान लोकेशन हमें दिखाई देती है वो महाराष्ट्र में दिखाई देती है। बात करें कि महाराष्ट्र में कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में जो स्थित है वो वर्तमान में इसकी लोकेशन महाराष्ट्र के सतारा जिले में। तो कौन से जिले में? सतारा। तो महाराष्ट्र का जो सतारा जिला है वहीं पर ये महाबलेश्वर स्थल स्थित है। दो कारणों से प्रसिद्ध है ये स्थल। एक तो ये प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही फेमस है, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्ष भर पर्यटन होता रहता है। साथ ही साथ ये जो स्थल है हिंदू आस्था का केंद्र है, क्योंकि यहीं से कृष्णा नदी का भी उद्गम होता हुआ दिखाई देता है। तो दो वजहों से ये स्थल प्रसिद्ध है। एक तो ये प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, यहाँ पर अनेक ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो कि रमणीय है, तो प्राकृतिक पर्यटन स्थल होने की वजह से प्रसिद्ध है ये। और साथ ही साथ यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है ये। इसकी वजह से ये हिंदू धर्म के लोगों के लिए क्या है? विशेष आदरणीय है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी का उद्गम। तो दोनों बातें ध्यान रखेंगे। तो कृष्णा नदी का उद्गम क्षेत्र भी क्या है? महाबलेश्वर। और इसके अलावा ये जो महाबलेश्वर है ये एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है और किस जिले में है? तो ये जिला है सतारा। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? क्योंकि मैंने बात किया प्राकृतिक पर्यटन स्थल का, तो ये जो है वो स्थित है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में। कौन सी पर्वत श्रृंखला में? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है ये। तो सह्याद्री में ही स्थित है महाबलेश्वर। इसकी वजह से यहाँ पर प्राकृतिक पर्यटन की भरपूर संभावनाएं हैं। साथ ही साथ यहीं से आपको कृष्णा नदी का उद्गम होता हुआ भी दिखाई देता है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। रही बात कि किस जिले में है ये, तो वर्तमान में इसकी लोकेशन महाराष्ट्र के सतारा जिले में। तो ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र का कौन सा जिला? सतारा जिला। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? चैतन्य ने, नानक ने, सूरदास ने या वल्लभाचार्य ने? तो बात किया कौन सा किया गया है? पुष्टि मार्ग के। तो भारतीय दर्शन परंपरा में अनेक वाद हुए हैं, अनेक विचार हुए हैं, और उन्हीं दर्शन परंपराओं में एक विचार आपको दिखाई देता है। कौन सा? पुष्टि मार्ग। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि जो पुष्टि मार्ग था, जो भारतीय दर्शन का ही एक विचार है, इसके जन्मदाता कौन है? तो चार ऑप्शन दिए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या? वल्लभाचार्य। ध्यान रखेंगे कि पुष्टि मार्ग जो है उसके जन्मदाता कौन है? वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? अरिकमेडु, कावेरीपट्टनम, पुहार या मदुरै? तो आपको पूछा गया है क्या प्रश्न? संगम काल के बारे में। तो संगम काल मतलब संगम जो एक काल दिखाई देता है, और वो जो काल है दक्षिण भारतीय काल है, और इसमें दक्षिण भारतीय राजवंशों का इतिहास हमें देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि संगम काल संबंधित है दक्षिण भारतीय राजवंशों के इतिहास से, और इस संगम काल में मुख्य रूप से आपको तीन राजवंश दिखाई देंगे। वो तीन राजवंश कौन कौन से हैं? तो तीनों जो राजवंश हैं दक्षिण भारतीय राजवंश हैं। इनमें से एक आपको दिखाई देगा कौन? चोल राजवंश। कौन सा राजवंश? चोल राजवंश। इसके अलावा आपको दूसरा दिखाई देगा कौन सा राजवंश? तो पांड्य राजवंश।
और इसके अलावा तीसरा जो राजवंश हमको दिखाई देता है वो कौन सा है, चेर राजवंश। तो चोल, पांड्य और चेर, इन तीनों राजवंशों का जो प्राचीन काल में हमें शासन काल दिखाई देता है उसी को क्या कहा गया है भारतीय इतिहास में, संगम काल। संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मिलन। ध्यान रखेंगे संगम शब्द का क्या अर्थ होता है, मिलन। तो प्राचीन काल में ऐसा दिखाई देता है कि दक्षिण भारत के 3 राजवंशों कौन कौन से, चोल, पांड्य और चेर के जो विद्वान थे उन्होंने आपस में मीटिंग की, मिलन किया और उसी को किस नाम से जाना जाता है, संगम काल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान में क्या रखेंगे, संगम काल को ध्यान रखेंगे। कौन से राजवंश संबंधित है, तो चोल, पांड्य और चेर संबंधित हैं इस काल से। और ये कहाँ, कब, कौन से काल के वंश हैं, तो प्राचीन काल के वंश हैं दक्षिण भारत के। प्रश्न पर आते हैं कि संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था, तो अरिकमेडु, कावेरीपट्टनम, पुहार या मदुरै। तो इस प्रश्न के अनुसार से संगम काल का जो सबसे महत्वपूर्ण शहर था कौन सा, मदुरै। ध्यान रखेंगे कौन सा शहर सबसे महत्वपूर्ण था संगम काल में, तो मदुरै। और मदुरै की वर्तमान लोकेशन कहाँ दिखाई देती है, तो वर्तमान लोकेशन इसकी आपको दिखाई देगी कहाँ पर, तमिलनाडु राज्य में। कौन से राज्य में, तो वर्तमान में जो भारतीय राज्य है तमिलनाडु, वहाँ पर आपको मदुरै की लोकेशन दिखाई देती है। और अगर बात करें संगम काल के राजवंशों के हिसाब से कि किस राजवंश के क्षेत्र के अंतर्गत मदुरै आता था, तो वो राजवंश आपका कौन सा होगा, पांड्य राजवंश। तो पांड्य राज्यवंश जो था उसकी राजधानी ही थी क्या, मदुरै। तो पांड्य राजवंश की राजधानी क्या थी, मदुरै। ध्यान रखेंगे प्रश्न पूछा गया कि कौन सबसे महत्वपूर्ण था, तो महत्वपूर्ण इसलिए था मदुरै क्योंकि जो संगम काल में कुल 3 संगम हुए। ध्यान रखेंगे संगम काल में कुल कितने संगम हुए हैं, तो 3 संगम सम्मेलन हुए हैं। और इन 3 संगम सम्मेलनों में से जो प्रथम और तृतीय संगम सम्मेलन, पहला और तीसरा जो संगम सम्मेलन हुआ था वो इसी मदुरै शहर में हुआ था, पांड्यों की राजधानी मदुरै में हुआ था। इसलिए इन प्रश्नों में से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, मदुरै। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे संगम काल से जुड़ा हुआ और उसकी पांड्यों की राजधानी मदुरै से जुड़ा हुआ। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इस्लाम की स्थापना कब हुई, 7वीं शताब्दी ईस्वी में, 5वीं शताब्दी ईस्वी में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न किसके बारे में पूछा गया, इस्लाम की स्थापना के बारे में पूछा गया है कि इस्लाम की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन है 7वीं शताब्दी ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 5वीं शताब्दी ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में और चौथा ऑप्शन है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो सबसे पहले तो हमें जान लेना चाहिए कि जो इस्लाम धर्म है उसकी स्थापना किसने की या किस व्यक्तित्व के द्वारा ये धर्म स्थापित हुआ। तो ये जो धर्म है आप सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इस धर्म की स्थापना या संस्थापक जो दिखाई देते हैं वो हैं कौन, तो वो हैं पैगंबर। ध्यान रखेंगे कौन है वो, तो पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब। तो पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब जो हैं उन्हें इस्लाम की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये भी महत्वपूर्ण है, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आता रहता है। तो जन्म स्थान क्या है, मक्का। कहाँ पर है, तो जन्म स्थान का माना जाता है मक्का। और ये मक्का है कहाँ पर, तो वर्तमान जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब का ही एक शहर है क्या, मक्का। तो इस्लाम के संस्थापक कौन है, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब इसके संस्थापक हैं। इनका जन्म हुआ था वर्तमान सऊदी अरब के मक्का शहर में। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि ये जो इस्लाम है, इस्लाम जो धर्म है वो निम्न में से किस सदी में स्थापित हुआ है। तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि पैगंबर मोहम्मद जो हजरत साहब जो हैं उनका जन्म मक्का में जो हुआ था वो समय आपको याद रखना चाहिए, वो जन्म वर्ष है उनका 570 ईस्वी। ऐसा माना जाता है कि 570 ईस्वी के आसपास उनका जन्म हुआ था। और इन्होंने पैगंबर साहब ने 622 में, कब, ध्यान रखेंगे 622 ईस्वी में मक्का को त्याग दिया था और कहाँ चले गए थे, मदीना। तो सऊदी अरब का एक शहर है मदीना। तो मक्का छोड़कर के मदीना गए कब, 622 ईस्वी में। और एक तरह से जो ये मक्का छोड़कर के मदीना जब ये जाते हैं, इसी को या यहीं से ऐसा माना जाता है कि इस्लाम की स्थापना हो जाती है। तो इस हिसाब से हम देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, 7वीं शताब्दी ईस्वी, क्योंकि ये बात है 622 ईस्वी की। तो 622 मतलब ये 7वीं शताब्दी की बात है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि इस्लाम की स्थापना हुई है 7वीं शताब्दी ईस्वी में। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की, कुमारगुप्त ने, देवपाल ने, महिपाल ने या धर्मपाल ने। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, बात किसकी की गई है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। तो ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये वर्तमान में आपको बिहार राज्य में दिखाई देता है। इसकी वर्तमान लोकेशन हमें कहाँ दिखाई देती है, तो बिहार राज्य में दिखाई देती है। बिहार राज्य का वो कौन सा जिला है जहाँ पर यह स्थित दिखाई देता है वर्तमान में,
तो वर्तमान में जो भागलपुर जिला है वहाँ पर इसकी लोकेशन दिखाई देती है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की वर्तमान जो लोकेशन है वो कहाँ पर है या किस राज्य में है। तो राज्य है आपका बिहार और जिला है आपका भागलपुर जिला। तो ये दोनों तो पहले आप याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं कि ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसे किस राजवंश के लोगों ने बनवाया था। तो इस विश्वविद्यालय से के निर्माण से जुड़ा हुआ जो वंश हमें दिखाई देता है वो वंश है कौन सा, पाल वंश। तो जो भारत का पाल वंश है जिसने कि बंगाल और बिहार के क्षेत्र पर शासन किया था, उस वंश के लोगों के द्वारा ही या उस वंश के शासकों के द्वारा ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तो याद रखेंगे कौन सा वंश, तो पाल वंश। कहाँ पर शासन करता था ये वंश, तो भारत के वर्तमान बिहार, झारखंड और बंगाल का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पर ये वंश शासन करता था प्राचीन काल में। और इस वंश के शासकों में से ही या इस वंश के शासकों द्वारा ही इस विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया था। कौन सा विश्वविद्यालय, तो ध्यान रखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अब बात कर लेते हैं कि इस वंश में मतलब पाल वंश का वो कौन सा शासक था जिसने इस विश्वविद्यालय को बनवाया। तो उस शासक का नाम है आपका धर्मपाल। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि नालंदा महत्वपूर्ण है वैसे ही विक्रमशिला महत्वपूर्ण है और इससे भी प्रश्न बनते रहते हैं और अक्सर कई लोग इसको ध्यान में नहीं देते। तो ध्यान रखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निर्माण से जुड़ा हुआ वंश कौन सा है, तो वंश है पाल वंश। और ये वर्तमान में इसकी लोकेशन कहाँ दिखाई देती है, तो इसकी वर्तमान में लोकेशन हमें दिखाई देती है कहाँ, बिहार के भागलपुर जिले में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मूर्ति कला का गांधार स्कूल निम्न शैलियों का एक सम्मिश्रण था। कौन सी शैलियों का, तो वही देखना है हमको। सबसे पहले तो ये बात किसके बारे में किया जा रहा है, तो वो देख लेते हैं। मूर्ति कला किसके बारे में है, तो मूर्ति कला के बारे में प्रश्न है। और कौन सा स्कूल या कौन सी शैली की बात की जा रही है, तो गांधार कला या गांधार स्कूल की बात की जा रही है। तो मूर्ति कला का गांधार स्कूल निम्न शैलियों का सम्मिश्रण है। मतलब ये आप ध्यान रखेंगे कि भारत में प्राचीन काल में जब कुषाण वंश का शासन था, कौन से वंश का, तो कुषाण वंश का शासन था, तब भारत में पहली बार मूर्ति कला निर्माण की शुरुआत होती हुई दिखाई देती है और दो प्रमुख शैलियों का वहाँ पर उदय होता हुआ दिखाई देता है। उनमें से एक है गांधार कला शैली और दूसरा है मथुरा कला शैली। उन्हीं गांधार कला शैली और मथुरा कला शैलियों से जुड़ा हुआ ये एक प्रश्न है यहाँ पर, और वो जुड़ा हुआ है किससे, गांधार कला शैली या गांधार स्कूल से। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि जो गांधार कला शैली है उसका निर्माण किन दो सभ्यताओं के मिश्रण से हुआ था। तो याद रखेंगे कि जो गांधार कला शैली है वो दो अलग अलग सभ्यताओं के योगदान से विकसित हुई। वहीं पर जो मथुरा शैली है वो पूर्णतः जो है भारतीय शैली मानी जाती है मूर्ति कला की। तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का, दूसरा ऑप्शन दिया है भारतीय एवं पर्शियन शैलियों का, तीसरा ऑप्शन दिया है मूल रूप से शुद्ध भारतीय, और चौथा है भारतीय और दक्षिण पूर्वी एशियाई शैलियों का। तो मैंने जैसे बताया मूल रूप से शुद्ध भारतीय तो था ही नहीं वो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है इन चार ऑप्शन में वो ये है कि भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है कि ये जो गांधार कला शैली है और इस कला शैली में जो मूर्तियां बनी हैं उन मूर्तियों का निर्माण भारतीय कलाकारों के द्वारा और यूनानी कलाकारों के द्वारा मिलकर के किया गया। तो इस कला शैली का विकास भारतीय कलाकारों ने और यूनानी कलाकारों ने दोनों ने मिलकर के किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वेटपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित हैं। पाल युग, गुप्त युग, मौर्य युग या पठान युग। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, पाल युग। तो वेटपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित हैं, पाल युग से संबंधित हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है चार आश्रम निम्नलिखित से संबंधित है। जीवन के चरणों से, जाति से, राजाओं और महात्माओं के निवास स्थान से, आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से। तो बात किसकी की गई है, चार आश्रमों की। तो ये जो चार आश्रम हैं ये जीवन के चरणों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जीवन के चरणों से संबंधित हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय इतिहास में जो चार आश्रम की जो व्यवस्था दिखाई देती है, सबसे पहले तो इसका जन्म किस काल में हुआ उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो चार आश्रम की व्यवस्था है इसका जन्म होता है उत्तर वैदिक काल में। किस काल में होता है, तो ध्यान रखेंगे उत्तर वैदिक काल वो काल है जब आपको भारतीय इतिहास में क्या दिखाई देता है, चार आश्रमों का जन्म होता हुआ या उदय होता हुआ दिखाई देता है। अब ये है क्या, तो ये जो चार आश्रम हैं, ये जो आश्रम व्यवस्था है, ये इसमें ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के जीवन को जो जीवन है मनुष्य का उसके उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। तो मनुष्य के जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए ही क्या बनाया गया है, आश्रम व्यवस्था बनाई गई है भारतीय जीवन परंपरा में। और इसके तहत आपको दिखाई देगा कि हमारे पूर्वजों ने हमारे जीवन को लगभग 100 वर्षों का माना है। कितने वर्षों का माना है, तो ध्यान रखेंगे 100 वर्षों का माना है। और हमारे पूर्वजों ने हमारे जीवन को जो 100 वर्षों का माना है उसको 4 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में, तो ध्यान रखेंगे
4 भागों में। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि वैदिक काल के लोगों ने हमारे जीवन को 100 वर्षों का माना और इन 100 वर्षों को 4 भागों में विभाजित कर। तो पहला आपको 0 से 25, दूसरा 25 से 50, तीसरा 50 से 75 और चौथा आपको 75 से 100। तो जीवन को कुल 100 वर्षों का मान करके उसको 4 भागों में बांट गया। इसी को क्या बोला गया है? 4 आश्रम व्यवस्था। तो 100 वर्षों का जीवन मान करके उसको 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला है क्या? ब्रह्मचर्य आश्रम। ध्यान रखेंगे पहला आश्रम क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ध्यान रखेंगे दूसरा है गृहस्थ आश्रम। कौन सा? गृहस्थ। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है क्या? आपका सन्यास। तो ये आपको दिखाई देगा। तो हमारे पूर्वजों ने वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीने के लिए, जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए आश्रम व्यवस्था की कल्पना की और उसके तहत उन्होंने जीवन को 100 वर्षों का माना और 100 वर्षों का मान करके जीवन को 4 भागों में विभाजित कर दिया। पहला भाग उन्होंने बोला 0 से या 0 से 25 वर्ष की आयु को, और इसमें उन्होंने नाम दिया इसको क्या? ब्रह्मचर्य आश्रम। और इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य उन्होंने निर्धारित किया शिक्षा प्राप्त करना या ज्ञान प्राप्त करना। मतलब एक व्यक्ति जो पैदा होता है 25 वर्ष की आयु तक उसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया 25 से 50 और उस आश्रम का नाम दिया उन्होंने क्या? गृहस्थ आश्रम। मतलब परिवार का आश्रम। मतलब इस उम्र में एक व्यक्ति को विवाह करना चाहिए और अपनी संतान उत्पन्न करना चाहिए और अपनी परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। उस आश्रम को क्या बोला जाता है? गृहस्थ आश्रम। और ध्यान रखेंगे कभी कभी ये प्रश्न भी आता है कि इन चारों आश्रमों में से सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा था? तो इन चारों आश्रमों में से जो सबसे महत्वपूर्ण आश्रम हमें दिखाई देता है वो कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। तो दूसरा नंबर का जो आश्रम था गृहस्थ, वो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है इन चारों आश्रमों में। वहीं पर बात करते हैं तीसरे आश्रम की। तो तीसरा आश्रम जो हमें दिखाई देता है वो है 50 से 75 वर्ष की आयु का और इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया वानप्रस्थ आश्रम। इस आश्रम के तहत ऐसा दिखाई देता है कि एक व्यक्ति को ये बताया गया है कि क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारियां निभा ली, परिवार की जिम्मेदारियां निभा ली, अब उसे समाज की भी कुछ जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। तो एक व्यक्ति को क्योंकि उसके ऊपर समाज की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं उन्हें भी निभाना चाहिए और वो निभाने की जो उम्र है वो 50 से 75 मानी गई है। इसके बाद चौथा आश्रम है। चौथा आश्रम क्या है? सन्यास का, जिसकी उम्र मानी गई 75 से 100। और इस आश्रम के तहत ये बताया गया है, ये बोला गया है कि एक व्यक्ति को अब अपने मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। तो मोक्ष प्राप्ति का प्रयास उसे सन्यास आश्रम के तहत करना चाहिए जिसकी उम्र क्या है? 75 से 100। तो ये आप याद रखेंगे 0 से 25 ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ, 75 से 100 सन्यास। ये 4 आश्रम हैं। यही इसी से जुड़ा प्रश्न है और प्रश्न ये है कि निम्न किससे संबंधित है? तो मैंने जैसे चारों एग्जाम्पल बताया ही था, तो ये जीवन के चरणों से जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? जातक कथाओं का, रामायण का, महाभारत का या चंदेल राजाओं की जीवन कथा का? तो ध्यान रखेंगे किसके बारे में बात किया गया है? अजंता की गुफाओं का। और मैंने बताया है पहले ही कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में हैं। और क्योंकि ये जो गुफाएं प्राचीन कालीन गुफाएं हैं इसलिए यहाँ पर आपको मुख्य रूप से भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई चित्रकारी दिखाई देगी। और मैं बात कर रहा हूँ भगवान बुद्ध की। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जातक कथा। क्योंकि जातक कथा जो एक धार्मिक ग्रंथ है, किस धर्म का? तो ध्यान रखेंगे बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का क्या है? ये धार्मिक ग्रंथ है जातक कथा। और इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के सभी पूर्व जन्मों का उल्लेख मिलता है। तो महात्मा बुद्ध के सभी पूर्व जन्मों का जो उल्लेख मिलता है उसी को चित्रकारी के रूप में अजंता की गुफाओं में दर्शाया गया है, ये दिखाया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? तो जातक कथाओं का चित्रण हमें दिखाई देता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो आज ये जो हमने देखे हैं ये प्रश्न, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे प्रश्न आपको आ सकते हैं आगामी परीक्षा में। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।